सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जो आपका विषय अर्थशास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र है, उसकी सेट ए का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर आपको स्कूल से मिल चुका होगा, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट लिखित सॉल्यूशन के साथ आपको उत्तर बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ में 80 में से 80 अंक ला सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपके प्री बोर्ड के जैसे पेपर हो रहा है, आप घर में जाके करना है ना। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो एक बार पेपर आप देख सकते हो, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। बिल्कुल रियल पेपर है आपका और रियल सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका सही विकल्प क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ छात्रों। और पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और चार ऑप्शन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। कॉफी में मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा बढ़ती है, क्योंकि यदि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो चाय की मांग है वो भी बढ़ेगी, है ना। फिर तीसरा प्रश्न है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं। तो तीसरे में आपका उत्तर आ जाएगा परिवर्तनशील साधन होते हैं। कोई फार्म संतुलन में होता है जब, तो जब यहाँ पर आपका आ जाएगा एम आर बराबर एम सी होता है। इसके बाद है सामान्य कीमत का स्तर, समान कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो यहाँ पर पांचवें में आपका उत्तर आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की। फिर है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो यहाँ पर छठवें में उत्तर क्या जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर आपका सातवां क्वेश्चन है छात्रों, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो जो किन्स का रोजगार सिद्धांत है वो आपका प्रभावपूर्ण मांग में क्या है, निर्भर है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ऊपर वाले का सकल घरेलू उत्पाद है, और हमने इसका पांचवे का देख लिया। पांचवे में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है। तो बाएं से दाएं ढाल लिए होता है, आपको पहले में क्या लिखना है, दाएं। इस प्रकार से आपको दाएं लिख देना है। फिर आपका गिवन वस्तुओं के लिए मांग की लोच, तो मांग की लोच हमेशा धनात्मक होती है, आपको क्या लिखना है, धनात्मक। ठीक है, दूसरे में धनात्मक आ जाएगा। फिर साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है, तीसरे में आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ओके, किस प्रकार से आपको लिखना है, आपको लिखना है सीमांत, ठीक है। और उत्पादन है यहाँ पर, ठीक है, सीमांत उत्पादन है। तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा सीमांत, और उसके बाद यहाँ पर सीमांत उत्पादन कहलाती है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता एक खालिस्तान स्थिति होती है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो एक काल्पनिक स्थिति होती है, आपको क्या लिखना है, काल्पनिक। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साख गुणांक बराबर होता है। तो साख गुणांक किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा, पांचवे में एक बटा, आपको लिखना है सी आर आर। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, एक बटा सी आर आर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिक्स खालिस्तान के नियम जे वी से ने दिए। तो यहाँ पर आपका आएगा बजट के, किसके नियम दिए, यहाँ पर आपका उत्तर आएगा बाजार। ठीक है, बजट नहीं लिखना, बाजार लिखना है। क्या लिखना है, बाजार के नियम जे वी से ने दिए थे। ठीक है, ये आपके कंफर्म राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जितने आपने हमको बताए सबके सब राइट है, तो बिना किसी डाउट के साथ अपने लिख सकते हो। अभी थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता, इसको आपको किससे मैच करना है, ध्यान रखना ये आपका मैच होगा एम यू से। ओके। फिर मांग के नियम, तो मांग के नियम हमेशा पांच ही होते हैं, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा भी होगा। साम्य कीमत कितनी होती है, तो साम्य कीमत जो होती है वो मांग बराबर पूर्ति के बराबर होती है। वस्तु की मांग कितनी होती है, तो आपका फोर्थ में जाएगा वस्तु की मांग उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा, यानी कि जो खरीदता है उसके आधार पर होती है। घाटे का बजट, तो घाटे का जो बजट है वो आ जाएगा घाटे का बजट जो है आपका फिफ्थ वाला, है ना। तो ये आपका आ जाएगा पूंजी का निर्माण। और फिर आपका अनुमानित आय एवं व्यय व्यवहार, ये किससे मैच हो जाएगा, संतुलित बजट से। ठीक है,
फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है छात्रों, इसमें आपका है क्वेश्चन, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और फिर उसके बाद फिर से घटती है। तो इसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। कौन सी उपयोगिता कहते हैं? सीमांत। इसके बाद आपको राइट करना है उपयोगिता। ओके, सीमांत उपयोगिता आप लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर लिखना है 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो एक अन्य नाम जो है घिसावट व्यय का, वो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। संपूर्ण आंसर हमने आपको यहाँ पर बताए हैं मूल्यह्रास के। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका प्रति व्यक्ति आंसर रहेगा एक शब्द एक वाक्य में। पांचवें में पूर्ण रोजगार। और जो छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, यदि एमपीसी या एमपीएस में किसी एक का मूल्य घटता है तो दूसरे के मूल्य में वृद्धि होती है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। सॉरी, सत्य सत्य बचे हैं, सत्य सत्य देख लेते हैं पहले। तो जो पहला क्वेश्चन है याद छात्रों, यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा, दूसरा आपकी बात करें सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा भी छात्रों का सत्य रहेगा, छठवें की बात करें तो ये भी सत्य रहेगा, सातवां भी सत्य रहेगा। मतलब आपका ओनली सेकेंड सत्य है, बाकी सब सत्य हैं। अभी आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर से देख लो, फिर हम इसके रेगुलर इसके उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन, इसका 8वां क्वेश्चन, 7वां, इसका 8वां, 9वां, 10वां है ना क्वेश्चन, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर रेगुलर इसके आंसर देखते हैं। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां है ना, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां उत्तर, सॉरी 18वां क्वेश्चन, देन 19वां क्वेश्चन, 20वां, 21वां, 22वां और लास्ट आपका 23वां क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया है, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर सारे सारे ऑब्जेक्टिव के उत्तर लिखे हुए हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, जो कि है आपका छठवां प्रश्न का उत्तर। तो छठवें का उत्तर आपका है, आपको लिखना है प्रो वेल्डिंग के अनुसार व्यक्ति शास्त्र की परिभाषा क्या रहेगी? उत्तर डालना प्रो वेल्डिंग के अनुसार ब्लैक पेन से, फिर डैश करके व्यक्ति अर्थशास्त्र में विशेष फार्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिक कीमतों, विशिष्ट वस्तुओं, आयों, मजदूरों का अध्ययन किया जाता है। और फिर जो सातवें का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो, सातवें का जो आपका उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, उसका उत्तर है, तो प्रोफेसर साइक्विस्की के अनुसार किसी भी फॉर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है तथा उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, दीर्घकाल में एक फॉर्म की पूर्ति वक्र उसके दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत में ऊपर ऊपर को उठाता हुआ भाग होता है तथा न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत स्तर शून्य होता है। ये आपका 8वें का उत्तर आ जाएगा। फिर 9वां जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप देख सकते हो, ये बस आप ये चेक कर देना कि ये अथवा में है कि ऊपर में है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर संतुलन मूल्य वाला, किसे कहते हैं संतुलन मूल्य, वह मूल्य है जहाँ किसी उत्पाद या सेवा की मांग उत्पाद या सेवा की आपूर्ति के बराबर होती है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं, जिससे उत्पाद या सेवा का मूल्य स्थिर रहता है। फिर छात्रों का जो 10वां क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला कारक आ जाएगा भूमि और दूसरा आ जाएगा श्रम। फिर परिश्रमिक का नाम की बात करें तो भूमि किराया, लागत और श्रम वेतन। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत में विनिमय का माध्यम मुद्रा को माना जाता है। तो विनिमय का माध्यम, वस्तु को लेन देन में मुद्रा एक महत्वपूर्ण एक सॉरी वस्तु के लेन देन में मुद्रा एक माध्यम का कार्य करती है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीद सकते हैं। मुद्रा का दूसरा कार्य विनिमय का माध्यम है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। फिर 12वां है आपका, इसका उत्तर देख सकते हो, आपको हेडिंग डालनी है आंतरिक मांग। फिर लिखना है फर्स्ट पॉइंट, निर्यात के लिए वस्तु की मांग में वृद्धि। दूसरा इसका प्रमुख कारण स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि अत्यधिक मांग का कारण है। थर्ड पॉइंट, भुगतान शेष में अधिक आय का अर्जन से आंतरिक मांग उत्पन्न होती है। न्यून मांग की बात करें तो पहला पॉइंट आएगा, निर्यात मांग में कमी न्यून मांग के कारण होती है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रमुख कारण स्वतंत्र विनियोग में कमी होने पर न्यून मांग उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट डालना है, भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न हो जाता है, इसके फलस्वरूप न्यून मांग उत्पन्न हो जाती है। 13वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आप देख सकते हो, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर। लिखना है पूर्ण रोजगार संतुलन, पॉइंट फर्स्ट, इसमें संसाधन अपनी चरम सीमा तक प्रयुक्त रहती है। और सेकेंड, किसी अर्थव्यवस्था में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को समर्थ प्रचलित मजदूरी दरों में कार्य मिलता है। अपूर्ण रोजगार संतुलन की बात करें, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है, इसमें संसाधन का पूर्ण प्रयोग संभव नहीं हो पाता। अर्थव्यवस्था में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य नहीं मिलना।
14वां क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको समग्र मांग का लिखना था। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी देश की वस्तुओं व सेवाओं का कुल मांग से है। यह मांग एक राशि के रूप में संदर्भित की जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले समस्त सेवाओं की मांग की कुल राशि को ही समग्र मांग कहलाती है। 15वां क्वेश्चन जो कि है मितव्ययिता की विरोधाभास है ना। तो इसमें लिखना है, यदि सब लोग अर्थव्यवस्था में अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग, ओके, सीमांत उपभोग, क्या थे हम, सीमांत, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और निवेश कम हो जाता है और आय में वृद्धि की दर भी कम हो जाती है। ऐसे ही बचत बढ़ाने से कुल बचत का बढ़ना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार बचत में वृद्धि नहीं हो सकेगी और मित व्ययिता से हम आय बढ़ाना चाहते हैं पर यह विरोधाभास इससे आय बढ़ने की बजाय कम हो गई। 16वां जो उत्तर है इसमें आप देख सकते हो, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यदि कीमतों या आय दोनों में से किसी एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में भी परिवर्तन आ जाता है। यह एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है, जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं बाजार मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिखना है आपको, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई बराबर एम। यह निम्नलिखित कारणों से दाईं ओर शिफ्ट हो सकती है। पहला, जब आय का स्तर बढ़ता है और दूसरा, जब दोनों वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। फिर 17 क्वेश्चन में आपको उत्तर डालना है। तटस्थता वक्रों की विशेषता निम्न है। पहला, उदासीनता वक्र ऊपर से लेकर नीचे तक दाएं तरफ गिरते हैं। उदासीनता वक्र की आकृति मांग वक्र में मिलती जुलती होती है। उदासीनता वक्र की ऐसी आवृत्ति के कारण ज्यों-ज्यों उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है। दूसरा है उदासीनता वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान होना। यहाँ पर लिखना है, यदि कुछ समय के लिए यह मान लिया जाए कि उदासीनता वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान है। फिर आपको थर्ड पॉइंट डालना है, उदासीनता वक्र क्षैतिज नहीं हो सकते। उदासीनता वक्र कभी एक्स अक्षांश के समांतर नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा होने पर इसके भिन्न भिन्न संयोगों से भिन्न भिन्न उपयोगिता मांग वक्र के समान ऊपर से नीचे की ओर गिरते होंगे। 18वें का उत्तर देख सकते हो आप। 18वें का अथवा उत्तर है, उपयोगिता हास्य के नियम के अपवाद निम्न है। पहला पॉइंट डालना है, वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म मात्रा। एक चाय बनाने वाला व्यक्ति जिसे कोयले की आवश्यकता है उसको कोयले का एक टुकड़ा दिया जाता है। निम्न मादक पदार्थों के उपभोग में लागू नहीं होता। एक शराबी व्यक्ति को एक प्याला शराब पीने के बाद दूसरे प्याले में पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इन परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता। तीसरा, विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं की संग्रह करने में लागू नहीं होता। किसी व्यक्ति के पास विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह जितना अधिक होगा उसे उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होगी, परंतु यह अपवाद भी अवास्तविक है क्योंकि इन वस्तुओं के गुण रूप एक समान नहीं होते। 19वां है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट डालना है, क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिताओं वाले बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट डालना है, एक रूप वस्तु विशेष में समानता पाई जाती है चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाए। फिर तीसरा पॉइंट, फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाजार में फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी वर्तमान कार फॉर्म प्रारंभिक बाजार को छोड़ सकती है। चौथा पॉइंट है, बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो इसमें लिखना है, क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें बाजार में प्रचलित मूल्य की पूरी जानकारी होती है। क्रेता यह जानते हैं कि उन्हें वहां कब और किस मूल्य पर कौन सी वस्तु उपलब्ध होगी। फिर आपको देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है। यहाँ पर लिखना है, केंद्रीय बैंक के कार्य निम्नलिखित है। पहला, नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा जारी करने का एक अधिकारी होता है क्योंकि मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होता है। दूसरा पॉइंट डालना है, केंद्रीय बैंक सरकार को वही बैंकिंग सेवाएं व्यावसायिक बैंक आम जनता को देते हैं। यह सरकार की जमाएं स्वीकार करते हैं और सरकार को ऋण भी देते हैं। क्या देते हैं? ऋण भी देते हैं। यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है तो इस प्रकार सबको लिखना है, ऋण। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक। यह देश के अन्य व्यावसायिक बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है।
अन्य बैंकों के साथ केंद्रीय बैंक का संबंध वैसा ही होता है जैसा कि एक व्यक्ति का व्यावसायिक बैंक के साथ होता है। ओके, फिर फोर्थ आपको पॉइंट डालना है, विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। केंद्रीय बैंक अन्य देशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के कोष का संरक्षण करता है। देश के नागरिकों को बाहर से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना होता है। 21वें में आपको अंतर लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आ, ये आपका है पूरक क्या वस्तुएं, ये है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं आधार पर। इसमें लिखना है पहला अर्थ, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया किया जा सकता है स्थानांतरण वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण में लिखना है आपको पूरक में, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, और स्थानापन्न में चाय से कॉफी, गुड़ से शक्कर आदि। फिर है आपका तीसरा, मांग की प्रकृति डालना है, और फिर लिखना है ऐसी वस्तुओं की मांग संयुक्त होती है, और इसमें डालना है आपको स्थानापन्न वस्तुओं में ऐसी वस्तुओं की मांग प्रतिस्पर्धात्मक होती है। फिर पूरक में फोर्थ पॉइंट आएगा संबंध। एक पूरक वस्तु की कीमत तथा दूसरी पूरक वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध रहता है। कैसा संबंध रहता है? ऋणात्मक संबंध रहता है। एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत तथा दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 22वां। तो 22वां जो है, बजट के प्रमुख उद्देश्य। पहला आपको पॉइंट लिखना है आर्थिक स्थिरता। मतलब बजट का एक उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावाच की प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरा है प्रशासकीय कुशलता। इसमें आपको लिख देना है बजट में प्रत्येक क्षेत्र एवं विभागीय आवश्यकताओं के अनुमान लगाकर उसके अनुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तीसरा आर्थिक नियंत्रण। इसे भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो पूरा। फिर चौथा पॉइंट आपको लिख लेना है वीडियो को पॉज करके A to Z फुल्ली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भुगतान संतुलन की मद्दे निम्नलिखित हैं। मुद्दे, यहाँ पर क्या है? मुद्दे, मद्दे लिखा है मुद्दे, मामे छुट्टी रख लेना मुद्दे। तो यहाँ पर आपको देखो मदे ही लिखना है। ठीक है, क्या मदे ही है, मुद्दे नहीं है, मदे ही है। यहाँ पर लिख सकते हो, मदों भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में मदों दिया गया है। तो भुगतान संतुलन एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कहते हैं। इसमें संपूर्ण आर्थिक लेन देन का वितरण होता है। पहला पॉइंट डालना है चालू खाता। इसमें व्यापार की दृश्य तथा आदर्श मंदी सम्मिलित होती हैं। फिर दूसरा डालना है पूंजी खाता, पूंजीगत खाता। इसमें विदेशी पूंजी के विनियोजन तथा ऋण की राशियों को दिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट डालना है वस्तुओं का आयात निर्यात। किसी भी देश के भुगतान संतुलन को यह सबसे प्रमुख मद होती है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है, जैसे भुगतान संतुलन की दृश्य मद कहा जाता है। यदि कोई देश वस्तु का निर्यात करता है तो उसे विदेशियों से भुगतान की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अगर वस्तुओं का आयात करता है तो उसके बदले उसे भुगतान संबंधित देशों को करना पड़ता है। फिर डालना है सेवाएं। भुगतान संतुलन के अंतर्गत केवल वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता, बल्कि सेवाओं का आयात निर्यात भी शामिल किया जाता है। तो छात्रों, ये था आपका कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आपको सभी विषयों का सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, आवासा दा सभी सेटों के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सभी सॉल्यूशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और बाजू में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।